हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है और आपको पता होना चाहिए कि 4 फरवरी से लेके कितने फरवरी तक, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो 24 फरवरी तक यहाँ पे डेट है कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी मनवांछित या जो अभी आप चाहते हैं वो सेंटर आपको मिलेगा। तो डिले ना करें। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर दें। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इशू है या अगर हम बात करें कि अटेम्प्ट को लेके कोई भी डाउट है, काउंसलिंग करवानी है, कुछ भी अगर आपको मदद चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम पाऊंगा तो आपसे कॉल में कनेक्ट कर लूँगा, है ना। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में। गिव मी सेकंड, मैं ये पेन को थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ, पर होगा नहीं। तो आज बात करेंगे हम प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में कि आखिर ये प्रोजेक्ट हिमांक है क्या जो इतना ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है ना। गिव मी सेकंड। अरे हाँ, तो प्रोजेक्ट हिमांक यहाँ पे न्यूज में है, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं का तो पता चल जाएगा भी। जैसे इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बीआरओ का ये प्रोजेक्ट है जो क्या करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, रोड कनेक्टिविटी इन लद्दाख रीजन। मतलब ये जो प्रोजेक्ट हिमांक है क्या लद्दाख रीजन में बॉर्डर में रोड एरिया का डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि इसको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के बारे में जिसकी बात की जा रही है, तो बीआरओ के बारे में क्या आपको पता है या नहीं पता। तो पहले बीआरओ के बारे में जानना जरूरी है। बीआरओ के साथ साथ जो बीआरओ के प्रोजेक्ट्स उसको लिंक करेंगे, फिर हम इस प्रोजेक्ट में भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ जैसे बिल्ट एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी रोड निर्माण को लेकर एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इंडियन आर्मी को अगर हम बात करें जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसको यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट देती है। अब आप पूछोगे कैसे सपोर्ट देती है, तो अगर आप देखो ना भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है पहले, अगर आप देखें पुराने टाइम पर, तो जो जैसे ये बॉर्डर एरियाज हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता था। इन एरियाज में अगर आप देखोगे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता था। सरकार को ये लगता था कि अगर हम ज़्यादा डेवलप करेंगे तो चाइना ज़्यादा अग्रेसिव होगा। लेकिन 2015 के बाद जो ये अप्रोच है ना, इस अप्रोच में क्या हुआ, बदलाव आया। और अगर आप देखोगे, हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको पहले ही बना लिया गया था, 7 मई 1960 को ही इसको बना लिया गया था। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे 2015 के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया, है ना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाएगा और इसको तीव्रता से इसने अपना काम करना शुरू किया। तो बॉर्डर एरिया में चाहे आप रोड बनाने को लेकर देखो, चाहे ब्रिज बनाने को ले देखे, है ना, चाहे हवाई पट्टी बनाने के लिए देखिए, ये तीव्रता से क्या करती है, अपना काम बेहतर करती है, जिससे हमारे डिफेंस फोर्सेस को कनेक्टिविटी का सपोर्ट टोटल मिले। अब अगर हम देखें इसको लेके एक डेवलपमेंट बोर्ड भी है, उस बोर्ड का क्या नाम है, BRDB। ये इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता PM करते हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके उपाध्यक्ष होते हैं। BRDP इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये तो आपने समझा बॉर्डर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। लेकिन प्रोजेक्ट हिमांक कैसे यहाँ पर है, तो प्रोजेक्ट हिमांक को बनाया गया था 1985 में। कब बनाया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को बनाया गया। ठीक, यहाँ पे कहाँ गया प्रोजेक्ट हिमांक, ये मैं इसको इस तरह से लिंक कर देता हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ आपके, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट हिमांक 1985 में बनाया गया। इसका काम क्या था कि लद्दाख वाले रीजन में रोड कनेक्टिविटी बेहतर करना, है ना, जिससे हम पाकिस्तान और चाइना से दोनों से खराब सिचुएशन में निपट सकें। ठीक, अब प्रोजेक्ट हिमांक ने कई सारे पासेस में काम किया, खारदुंगला दर्रा हो, चाहे चांगला दर्रा हो, मिगला दर्रा हो, हर जगह इसने कहीं ना कहीं जो सड़क बनाने का काम यहाँ पे बेहतर तरीके से किया। अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट हिमांक कहाँ काम करता है, लद्दाख रीजन में, तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड को रिकॉर्ड किया गया। रेयर स्नो लेपर्ड को उसने रिकॉर्ड किया। किसको, स्नो लेपर्ड को। अब स्नो लेपर्ड ये क्या है, तो स्नो लेपर्ड आपको पता है जो कैट स्पीसीज हैं, कैट स्पीसीज के बारे में मैंने कई बार बता रखा है। जो टाइगर होता है, लायन होते हैं, कैट स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें भारत में 2 कैट स्पीसीज भारत में नहीं पाई जाती, ये पता होना चाहिए। जैसे जगुआर नहीं पाया जाता और प्यूमा, ये 2 कैट स्पीसीज भारत में नहीं पाई जाती। बाकी अगर देखोगे सारी कैट स्पीसीज भारत में आपको देखने को मिलती हैं। कैट में भी 2 प्रजाति होती है, एक छोटी स्मॉल कैट होती है, जैसे अगर आप देखोगे जंगली बिल्ली, जो उसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, और बिग कैट स्पीसीज होती हैं, बेसिकली जो स्नो लेपर्ड है, टाइगर है ना, ये सब बिग कैट में आ जाते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए यहाँ पर न्यूज में था। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं।
स्टेटमेंट क्या क्या बनना है, स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जो बीआरओ का ये पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर दिस प्रोजेक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर रोड मिगला पास हैज बीन डेवलप। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर बेल पास मिगला पास डेवलप किया गया है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिगला पास कहाँ है, लद्दाख रीजन में है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या यहाँ पे कह रहा है कि द इंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट हिमांगी लिमिटेड ओनली अप टू द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर उसमें इसकी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर आप देखो चाइना बॉर्डर में है ना, उसमें भी क्या करता है ये, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम स्नो लेपर्ड के बारे में जान लेते हैं, बेसिक फैक्ट है कुछ। चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस का क्या है, तो IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, मतलब क्या, सुभेद है, जिसे हिंदी में सुभेद कहते हैं। तो ये IUCN स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, और अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो रीजन है जिसमें आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। भारत ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2009 में क्या लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA के शेड्यूल 1 में आता है, शेड्यूल 1 में। और साइट्स जो संस्थान है जो इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है स्पेसीज का, उसको क्या करती है, देखती है, मॉनिटर भी कर लेती है। तो उसकी अपेंडिक्स 1 में आता है, किसमें, साइट्स में, ठीक है, साइट्स। तो ये सारी जानकारी थी किसके बारे में, प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में, BRO के बारे में, स्नो लेपर्ड के बारे में। सही आंसर यहाँ पे 1 2 होगा। तो क्या है, करंट अफेयर कंप्लीटली एनालिसिस किया। इसी तरह से जो भी टॉपिक आते हैं उसे हम यहाँ पे पूरी तरह से देखते हैं। खासतौर पर अगर स्टैटिक्स से जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है PM विकास योजना के बारे में। PM विकास योजना के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब PM विकास योजना के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसे 2025 में लॉन्च किया गया है। चलिए अब देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू माइनॉरिटी आर्टिस्ट कम्युनिटीज़। इसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यक कारीगर समुदाय तक सीमित करना है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाता हूँ और आपको थोड़ा सा एनालिसिस का देता हूँ। मैं पेन बदल लेता हूँ तो थोड़ा सा कलरफुल पेन लेते हैं। देखिए हाल ही में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो की तरफ से एक स्कीम की अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, उसे क्या कहा जा रहा है, PM विकास। गिव मी अ सेकंड, PM विकास, ठीक है ना। अब PM विकास क्या है, PM विकास का फुल फॉर्म क्या है ये भी जानना जरूरी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है ये भी जानना चाहिए। तो सेंट्रल सेक्टर 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है CSS, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। अब जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें आपको पता है कि केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, ये आपस में मिलकर पैसा लगाते हैं, ठीक है। वहीं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरी तरह से पैसा कौन लगाता है, केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी तरह से पैसा लगाती है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंटर इसकी स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो PM विकास योजना है इसका काम क्या है, 6 जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, मुस्लिम हैं भारत में अल्पसंख्यक, है ना, सिख हैं, है ना, जैन हैं, बौद्ध हैं, और कौन है, ईसाई हैं, छठा। तो अगर हम देखें तो छठा मुझे भी खुद एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो PM विकास योजना है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, किसके लिए, 6 जो कहते हैं ना कि जो माइनॉरिटीज़ उनके लिए लॉन्च किया गया। इसका पर्पज़ क्या है कि जो माइनॉरिटी में कारीगर समुदाय होता है, जो यूथ होते हैं, मतलब कि जो यूथ होते हैं, इसके अलावा जो वुमेन होते हैं उनका इंक्लूसिव ग्रोथ करना, इसका यहाँ पे पर्पज है कि इसका PM विकास योजना का, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी, कौशल विकास का काम किया जाएगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन की संस्कृति को संरक्षण करने का काम, एजुकेशन सपोर्ट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का 8वीं 10वीं या 12वीं क्लास में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या कोई भी इस तरह की उद्योग वगैरह करना चाहते तो उसमें इसका यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। अब इस योजना में बहुत सारी संस्थाएं भी इन्वॉल्व होगी, जैसे NFDFC है ना, जो फाइनेंस को लेकर यहाँ पे मदद करेगी। तो इस तरह से ये पूरी योजना चल रही है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत। तो PM विकास योजना चर्चा में थी, हमने यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे समझा। अब जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए, केवल अल्पसंख्यक कारीगर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक जो महिलाएं उनके लिए भी है, और जो युवा हैं अल्पसंख्यक उनके लिए भी है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है
The artist is under this scheme, the National Minority Development Finance Corporation has been entrusted with providing financial assistance. तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या करेगी, फंडिंग की सहायता देगी। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और जो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पे देखते हैं। चलिए, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई आखिर ये है कहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, इससे शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो पाखल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी लोकेशन आपको मिलेगी कहाँ पे, तेलंगाना में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो ये आप यहाँ पे जान लीजिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ किस तरह का फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यूपीएससी क्या पूछता है, जंगल कहाँ पे है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उसमें किस तरह की वनस्पति या वेजिटेशन कैसा पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब कि मिश्रित जो पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, इस रीजन में अगर आप देखो हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो काकतीय डायनेस्टी हुआ करती थी उसके अंतर्गत जो राजा गणपति राव थे उनके आदेश में इसको एक तरह से अगर आप देखो इस लेक को बनाया गया था। तो पाखर जो झील है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसको काकतीय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। और काकतीय डायनेस्टी में एक रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी पर मूवी भी बनी है और एक आध बार यूपीएससी ने आई थिंक पूछा भी है। तो रुद्रमा देवी इस वंश की सबसे बड़ी पावरफुल शासिका रही हैं। तो तेलंगाना के वारंगल में ये लोकेटेड है, ये पाखड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बारे में यहाँ पे टॉपिक बना। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया कि जो बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 2 भारत में इस तरह की बॉडी है, एक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितने भी पादप हैं इस तरह के नए पाए जाते हैं उन पर रिसर्च करना, इनोवेशन करना, उस पर काम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। और जो जीव जंतु हैं उस पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है। तो उन्होंने एक नए फूल की पहचान की है, उस फूल का नाम है क्या, डिस्लिप्टेरा पखालिका। इस फूल का नाम यह है। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज में ये था कि इस यहाँ पे एक नया फूल खोजा गया जिसका नाम डिस्लिप्टेरा पखालिका है और पाखड़ वाइल्ड सेंचुरी में खोजा गया, जिसकी लोकेशन आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जुड़ी हुई देखी। अब यहाँ पर तेंदुआ, वाइल्ड बोअर, पैंथर, ये सब पाए जाते हैं जीव जंतु। तो जीव जंतु आपको पता ही है कि भारत में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो सिमिलरली अगर आप देखोगे ना तो हर अभ्यारण्य में, नेशनल पार्क में वो पाए ही जाते हैं। आप एशियाटिक लायन को छोड़ दो या वन ऑन राइनो को छोड़ दो, कुछ ऐसे स्पेसीज हैं 7-8 स्पेसीज जो अलग अलग स्पेसिफिकली किसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, किसी रीजन में। बाकी ज़्यादातर स्पेसीज आपको बाघ, तेंदुआ, ये सब तो आज की डेट में पूरे भारत के हर एक नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादातर केसेस में, है ना। मतलब ऑल नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रहा है, स्टेटमेंट इट इज़ लोकेटेड इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। तो हमने यहाँ पर देखा ही तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में है। पाखल लेक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ काकतीय डायनेस्टी, ये भी हमने यहाँ पर देखा, काकतीय डायनेस्टी गणपति देव द्वारा इसे बनाया गया था। तीसरा, द रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज डिस्क्रिप्टेड बिलोंग टू द पोआकस फैमिली। अब ये जो प्रजाति खोज हुई है ये पोएसिया फैमिली से बिलोंग करती है, यहाँ पे कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जिसकी खोज हुई है ना ये पोएसिया फैमिली से नहीं बल्कि एंथेसियाई फैमिली से। अब इतना डिफिकल्ट तो यूपीएससी भी नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेंथेसिए। इस फैमिली से ये बिलोंग करती है, जो पोसेसिया फैमिली इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या खोजा गया ये थोड़ा सा पता रहना और आप इसकी लोकेशन याद रखना। ठीक, बहुत साइंटिफिक नहीं जाएगा, लोकेशन बेस्ड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं हिस्ट्री से लिंक करके। तो वहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, मायोग्लोबिन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मायोग्लोबिन। अब क्या हुआ पहले देख लेते हैं कि रिसेंट में क्या हुआ कि मायोग्लोबिन की जो सिचुएशन होती है तो वो हार्ट अटैक के इनिशियल फेज से जुड़ी होती है, ऐसा एक रिसर्च में सामने आया। ठीक है, अब मायोग्लोबिन है क्या, तो मायोग्लोबिन एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन मायोग्लोबिन। अभी अगर आप देखो जो टोटल हमारी जो मसल्स होती हैं या हमारी जो प्रोटीन उसका लगभग 2% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये मुख्यतः अगर आप देखोगे स्ट्राइड मसल्स में पाया जाता है, जगह स्केलेटन जो मसल होती है हमारी, कार्डियक मसल होती है, वहाँ पर आपको मायोग्लोबिन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। अब जो हार्ट होता है, हार्ट में हमारा जो कार्डियक मायोसाइटिस होता है उसके साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मायोग्लोबिन यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ में था, हमने यहाँ पे इसके बारे में देखा। अब इसे मायोग्लोबिन बनता है कैसे, जो अमीनो एसिड होता है उसको मिला लिया जाए, आयरन को मिला लिया जाए, या कुछ अलग बॉन्ड्स बनाकर क्या करते हैं, मायोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब ये मायोग्लोबिन हमने देखा, लेकिन काम क्या करता है भाई मायोग्लोबिन, तो काम क्या करता है,
ब्लड से ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाना। मतलब क्या, ब्लड से ऑक्सीजन अलग अलग मसल तक पहुंचाना, अलग मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम मायोग्लोबिन करता है। अब जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन का उपयोग क्यों होता है, उसका उपयोग ऊर्जा जो होती है, हमारी एनर्जी होती है, उसको किसमें, फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो एक तो ये आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। साथ ही अगर आप देखोगे और तो ज़्यादा चीज़ इसके बारे में नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। इस पर रिसर्च हुई है, काम क्या करता है, कैसे बनता है ना, ये आपने अगर देख लिया तो मतलब सफिशियंट है आपके लिए। इट इज़ द प्रोटीन फाउंड इन स्केलेटन और कार्डियक मसल। स्केलेटन जो हमारी कहते हैं ना कि जो हमारी कंकाल होता है, कार्डियक मसल में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये बात भी करेक्ट है, प्रोटीन है या नहीं है यही बोल देगा, प्रोटीन वर्ड हटा के भी आपको कन्फ्यूज यहाँ पे कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और 4 ऑक्सीजन बाइंड साइट्स होती हैं। तीसरा, इट इज़ सेंसिटिव बायोमार्कर ऑफ सेलुलर डैमेज। अगर कोशिका की क्षति होती है तो ये क्या करता है, संवेदना, ये संकेत देता है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जब अर्ली हार्ट अटैक में मायोग्लोबिन को अर्ली हार्ट अटैक मार्कर माना जाता है, ये भी इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा कि एक ही ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है इसमें, जो ये बोला जा रहा है कि 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, स्केलेटन मसल में, कार्डियक मसल में पाया जाता है। प्रोटीन का 2% है, एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में ये क्या करता है, बता देता है, थोड़ा बहुत पता चलता है। कंपोजिशन आपने देखा, अमीनो एसिड से, आयरन से बनता है। ऑक्सीजन का परिवहन या फ्लो करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारा काम आपने इसके बारे में देख लिया। 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आसान चीज़ें हैं वो कैप्चर करिए, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आएंगी, वो किसी तरह से कोशिश भी करोगे नहीं याद होगी। लेकिन जो चीज़ें आसान है, जैसे किससे बन रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, क्या काम कर रहा है, ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। साइंटिफिक नेम नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन। टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इट इज़ कॉमनली लॉ प्रिंसिपल रिलेटेड द चाइल्ड कस्टडी। यह बाल अभिरक्षा के संबंध में एक कॉमन लॉ का सिद्धांत है। कौन सा, जो टेंडर डॉक्ट्रिन है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है, यह मानता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अभिरक्षा अनिवार्य रूप से माँ को दी जानी चाहिए। इट मैंडेट्स दैट द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर और एज मस्ट बी गिवन टू द मदर। तीसरा, ए रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट हैज सब्जेक्टेड दिस डॉक्ट्रिन टू द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। हालिया में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय ने इस सिद्धांत को बाल कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट माना। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, अगर आप देखो तो जो टेंडर डॉक्ट्रिन होता है वह क्या कहता है। टेंडर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जब भी कोई बच्चा 5 साल से कम का है ना, 5 साल से कम का है, मतलब कि टेंडर एज का है, कोमल एज का है, बहुत नाजुक एज का है, तो माँ को क्या करनी चाहिए, माँ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, या तो माँ के पास उसे रख देना चाहिए अगर माता पिता अलग होते हैं उसके तलाक के सिचुएशन में। जब तक, अब ये ऑटोमेटिकली ऐसा प्रोविजन यहाँ पे करता है। हालांकि अगर आप किसी ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी माँ कैपेबल नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ये जनरली ऐसा मान के चलता है। उसका कारण क्या है, वो कहता है कि जो बायोलॉजिकल बॉन्ड होता है किसी भी बच्चे का, वो माँ से ज़्यादा होता है। इसके अलावा नर्चरिंग इंस्टिंक्ट भी माँ की ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट जो नीड्स होती है वह भी जो बच्चा है उसको माँ दे पाती है। तो ये डॉक्ट्रिन 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था, खासतौर पे जब तलाक के मामले बढ़ने लगे और इस तरह की बातें आने लगी, तो इस डॉक्ट्रिन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। लेकिन कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है ये, है ना, ये डॉक्ट्रिन है, ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अभी क्यों न्यूज में था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो बच्चों का कल्याण होता है, बच्चों का वेलफेयर होता है ना, उसका बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसका सबसे अच्छा कहाँ पे हो सकता है, ये हम ध्यान देंगे। कोई ऐसी डॉक्ट्रिन के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे। ये अभी किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा है। अब स्टेटमेंट जो बने हैं ये कहना चाहते हैं कॉमनली लॉ प्रिंसिपल रिलेटेड टू चाइल्ड, यह एक बाल अभिरक्षा संबंधी कॉमन लॉ सिद्धांत है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है। दूसरा, अब ये फैमिली जो लॉ होते हैं ना, उसमें एक तरह का कॉमन लॉ है, जो फैमिली लॉ होते हैं, पारिवारिक कानून, उसमें कॉमन लॉ की तरह है। दूसरा, अगर आप देखो इट मेन दैट कस्टडी चिल्ड्रन बिलो, तो ये दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है।
यह मानता है कि माँ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अभिरक्षा अनिवार्य रूप से माँ को देनी चाहिए। अनिवार्य रूप से नहीं है, अगर माँ को प्राथमिक मानता है, प्रायोरिटी देने की बात करता है। तीसरा, ए रिसेंट दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट सब्जेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, हालिया जजमेंट ने सिद्धांत बाल कल्याण के अधीन माना है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं धौलपुर जो करौली टाइगर रिजर्व उसके बारे में क्या न्यूज़ थी ऐसी। तो न्यूज़ ये थी, पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर है कहाँ पे। तो मध्य प्रदेश सॉरी जो भारत का नक्शा है उसमें आपको ये राजस्थान वाला रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा क्या, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने खासतौर पे जो राजस्थान के जो वन मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको बिना उनकी सहमति के हम डिस्प्लेस नहीं करेंगे, है ना। आपको पता है कि जब भी कोई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारी जो ट्राइब होती हैं उनको क्या डिस्प्लेस किया जाता है, उसके बदले उनको मुआवजा दिया जाता है। अब कभी बार सहमति ली जाती है, नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का यहाँ पे विवाद देखने को सामने आया। अब जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व वेस्ट में अगर आप देखो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उससे जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके ईस्ट में आपको जो टाइगर रिजर्व, इसके ईस्ट में आपको चंबल नदी देखने को मिलेगी। चंबल नदी मतलब अगर आप देखो तो जैसे ये मध्य प्रदेश का नक्शा मैं आपको बनाता हूँ, मध्य प्रदेश में इस वाले रीजन में आपको, इस वाले रीजन में चंबल नदी फ्लो करती है, यहाँ से जाती है इंदौर से इटावा में जाके मिलती है। तो यहाँ पे इधर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा क्या, ये टाइगर रिजर्व है ना, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और इसको 2023 में टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था। राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। कौन सा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, 44 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, कमेंट करके आपको यहाँ पे बताना है। वर्तमान में ऑप्शन देते हैं 56, 58, 59 और 60, कितने टाइगर रिजर्व है आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखी। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में, स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या कह रही हैं कि इट इज़ द राजस्थान 5th, गिव मी सेकंड, हाँ, इट इज़ द राजस्थान 5th इंडियाज 54 टाइगर रिजर्व, यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री चंबल नदी से लगती है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पूरे राजस्थान में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, जहाँ पे आपको 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, रेगुलर वर्षा होती है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इनके पत्ते नहीं गिरते। राजस्थान में तो ऐसा होता नहीं, आपको पता ही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो किसके बारे में है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के चांदीपुर में क्या किया है, SFDR तकनीकी का परीक्षण किया है। अब ये एक तरह की एयर ब्रीदिंग प्रणाली है। कैसी है, एयर ब्रीदिंग सिस्टम है, जो किस ईंधन का यूज करता है, तो सॉलिड ईंधन का, सॉलिड फ्यूल का यूज करता है, जिसे DRDL हैदराबाद ने बनाया है। अब ये क्या काम करेगा कि जो लिक्विड ईंधन होता है हमारा, जैसे मान चलिए लिक्विड डीजल पेट्रोल होता है, उसकी जगह पर जो सॉलिड ईंधन है उसको बेहतर करने के लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसमें ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता नहीं होगी, लंबे समय तक थ्रस्ट दे सकेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं किसके, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल होती हैं उनको हमारी कैपेबिलिटी मिलेगी, है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इस तरह से यहाँ पे यूज में आने वाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब रैमजेट क्या होता है, अगर हम देखें, रैमजेट कुछ नहीं होता। अगर हम देखें एक तरह का जो हमारा एयर ब्रीदिंग, जब भी कोई मिसाइल या आपने एक तरह की स्ट्रक्चर देख रखा होगा, है ना, तो एक हाई स्पीड से आने वाली जो हवा है उसको क्या करता है, ये कंप्रेस करता है। हाई स्पीड से हवा है उसको कंप्रेस करने का काम कौन करता है, रैमजेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। रैमजेट अगर इंजन होता तो कोई अलग से कंप्रेसर नहीं लेना पड़ता, तो ये रैमजेट हमारा इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट बन रहे हैं कि इट इज एन एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम है ये, ठीक है। दूसरा, इसमें ऑक्सीडाइजर को साथ ले जाना पड़ता है, ऑक्सीडाइजर को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, यही तो इसकी खासियत है, ठीक है। तो जनरली क्या हो जाता था, आग कब लगती है, थर्स्ट कब होता है, जब ऑक्सीजन हमारे पास होता है, तो ऑक्सीजन ले जाना पड़ता था, तो लेकिन यहाँ पे नहीं ले जाना पड़ेगा। एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम इसमें इनबिल्ट है। तीसरा, इट प्रोवाइड सस्टेनेबल थ्रस्ट टू मिसाइल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यह लंबे समय तक के लिए थ्रस्ट प्रदान करेगा किसको, मिसाइल्स को। ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 विल बी राइट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पुनाच्छू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। भारत ने भूटान में कौन से 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किए हैं, उन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नाम है ये पुनाच्छू 1। अब ये जो 1 है ये कितने का है? 1020 मेगावाट का है, और दूसरा 1200 मेगावाट का है। सॉरी, दूसरा वाला 1200 मेगावाट का है और ये 1020 मेगावाट का है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरे किस तरह के प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट है। भारत और भूटान के बीच में यहाँ पे ये काम यहाँ पे चल रहा है, जिसमें भारत सरकार 30% क्या कर रही है? ग्रांट दे रही है। किसको? भारत सरकार दे रही है भूटान को, ठीक है। अब 70% क्या कर रही है? भारत सरकार लोन दे रही है भूटान को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। इससे क्या हो जाएगा, जो भूटान है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 40% के आसपास बढ़ जाएगी, और वह भारत को दे भी पाएगा। बहुत सारा हम भारत के जो सीमावर्ती राज्य उनको यहाँ पे एनर्जी मिल पाएगी। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यह बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। दूसरा, इट लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ द पुनाच्छू रिवर, पुनाच्छू रिवर के बाएं तट में स्थित है, यह भी करेक्ट है। इट्स फंडिंग इंक्लूडेड बोथ ग्रांट लोन कंपोनेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस फंडिंग में भारत सरकार ग्रांट और लोन दोनों दे रही है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये पहला तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? बाएं कॉस्ट पर, लेफ्ट कॉस्ट पर नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे राइट कॉस्ट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। तो 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्मेनिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने आर्मेनिया की यात्रा की। अब देखिए, अगर आपने मिडिल ईस्ट अगर आपने वेस्ट एशिया देख रखा होगा, एक सेकंड, तो 2 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्मेनिया और दूसरा अजरबैजान। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपको क्या करना है, मैंने जो ग्लोबल के जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं उसका एक अलग से वीडियो करवाया है ना, 20-25 मिनट का है। उस वीडियो में जब आप जाओगे तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन कौन से देश हैं कि क्या इनकी स्थिति है, यूपीएससी का हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैपिंग का सेगमेंट मैंने वहाँ पे करवाया। तो वहाँ से आप जाके इनकी लोकेशन देखेंगे, और ना सिर्फ इनकी बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे न्यूज़ में रही है वो सारी लोकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और उसमें करंट क्या इशू रहा है, क्या कौन कौन से देश बॉर्डर लगते हैं, सब कुछ पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। किस वीडियो में? उस वीडियो के लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जो मैपिंग वाला हमने यहाँ पे किया। तो वहाँ से जाके आपको लोकेशन देखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और न्यूज़ क्या थी कि भारत की जो चीफ डिफेंस है उन्होंने यात्रा की। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या बन रहे हैं? पहला, इट इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन द काकेसस रीजन। काकेकस रीजन में ये स्थित है, लैंड लॉक कंट्री है। इसकी राजधानी येरेवान है, इसकी कैपिटल येरेवान है। तीसरा, माउंट अरारात इट्स हाईएस्ट पीक, माउंट अरारात इसका सर्वोच्च शिखर है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली है, इसका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब अगर हम देखें आर्मेनिया के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ ले, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे आर्मेनिया है, आर्मेनिया को लोकेशन मैंने यहाँ पे अगर रख दिया, तो आर्मेनिया के नॉर्थ में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? नॉर्थ में आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा, जॉर्जिया। पूर्व में आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट में आपको ईरान देखने को मिलेगा, और वेस्ट में आपको टर्की देखने को मिलेगा, तुर्की देखने को मिलेगा। और यहाँ राजधानी कौन सी आर्मेनिया की? येरेवन इसकी कैपिटल है, किसकी? आर्मेनिया की। चलिए, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में कमेंट उसमें यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए। आपको चैनल नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।